हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स कुछ पढ़ेंगे। इसके पहले जितने सारे जो वीडियो हैं उसमें बहुत सारा थ्योरी बताया गया है, न्यूमेरिकल्स का बहुत सारे हिंट्स दिया गया है और इस तरीके से बताया गया है कि अगर ढंग से थ्योरी सब पढ़ें तो न्यूमेरिकल्स आपको बन जाएगा। और उसमें होमवर्क भी क्वेश्चन दिया गया था बनाने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज दिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो वो कुछ क्वेश्चंस है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसको बनाना चाहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये बताया गया है, क्वेश्चन है एम करीम का, एम करीम क्वेश्चन नंबर एम करीम का पेज नंबर है 296, पेज नंबर 296, क्वेश्चन नंबर 90। इसके बाद 21, 21, 22, 21, 22, 26, 26, 29, 29 के बाद 32, 32, फिर 34। इस तरह से क्वेश्चंस बच्चे लोग पूछे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग अभी डील करेंगे इस वीडियो में। ये सब का सब इसका मैं न्यूमेरिकल्स बता चुका हूँ, इस पर क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स पीडीएफ में सेंड कर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे को ये समझ में नहीं आया है। ये सारा क्वेश्चंस पीडीएफ नोट्स बनाकर भेजा गया है। इस थ्योरी यानी थ्योरी से रिलेटेड सब क्वेश्चंस है, इसलिए थ्योरी ढंग से नहीं पढ़े होंगे, इस कारण ये नहीं बना होगा। लेकिन अब आप देखिए, हम लोग ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहा है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप लोगों को ये रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट हम लोग होली के पहले फरवरी में पढ़ चुके थे, रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। तब होली के बाद हम लोग को पढ़ना था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़े नहीं, लॉकडाउन हो गया, और तो फिर जितने सारे नोट्स आपको भेजा गया है, सारे के सारे नोट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से हम लोग पढ़ रहे हैं। इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, तो वहीं से नोट्स भेजा गया है, अर्थात पीडीएफ भेजा गया है आपको, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आपको लेक्चर भी भेजा गया है। लगभग 18, ये 19वां लेक्चर होगा। 18, 19, 20 लेक्चर हो चुका है, 2-3 और लेक्चर होगा, और इस तरह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड यहाँ पर चैप्टर समाप्त होगा, एक बड़ा चैप्टर समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जब हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फाइनली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स समाप्त हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा है। इसमें प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा है। आप लोग को पावर के बारे में पीडीएफ भेज चुके हैं, पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसके बाद बताएंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला जो एक देखा जाए तो वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 12 बोर्ड के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इस लेंस मेकर्स फार्मूला को हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। इससे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इस वीडियो में अगर इतना समय लग जाएगा तो ये अगले वीडियो में बनाएंगे, अगर बचेगा तब इस दोनों में से कुछ आपको बताएंगे, समझाएंगे।
अदरवाइज इसका एग्जाम्पल्स आपको पीडीएफ में भेजा जा चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखिए, ये इसमें बताया गया है एम करीम का क्वेश्चन नंबर। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसा है, इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसा है जो एससी वर्मा का बुक में भी दिया गया है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इस तरह से एम करीम, एनसीईआरटी और एससी वर्मा कॉमन क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तो ये क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ एससी वर्मा का कोई भी क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वह सब बन जाएगा। यहाँ आप देखिए, ये 19 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पेज नंबर 296, एम करीम का क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ग्लास 12 सेंटीमीटर थिक, अर्थात 12 सेंटीमीटर मोटाई का एक ग्लास स्लैब है और उसके सामने 18 सेंटीमीटर पर एक वस्तु को रखा गया है। किसके सामने वस्तु को रखा गया है? तो वस्तु को एक ग्लास स्लैब के सामने रखा गया है और ग्लास स्लैब का जो मोटाई है कितना है? 12 सेंटीमीटर एंड विच फर्दर साइड इज सिल्वर्ड, और उसका स्लैब का जो सामने ऑब्जेक्ट रखा गया उसके पीछे का सतह क्या है? सिल्वर्ड किया गया है। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास if the image is from 12-22 centimeter behind the silvered face। क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19, ये एम करीम पेज नंबर 296 का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? ग्लास स्लैब है। ये ग्लास स्लैब हो गया, ये ग्लास स्लैब यहाँ ये ग्लास स्लैब है। इस तरह से है और इसमें इसके सामने इसका जो थिकनेस है ये, इसका आगे का ये जो सरफेस है इसको सिल्वर्ड किया गया है। फर्दर इसके बाद का जो फर्दर यानी आगे वाला ये सरफेस सिल्वर्ड किया गया है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है, वो ऑब्जेक्ट है यहाँ से कितना सेंटीमीटर पर? 18 सेंटीमीटर पे यहाँ से ऐसे रखा गया है, 18 सेंटीमीटर। और इसका अपना जो थिकनेस है ये 12 सेंटीमीटर। इसका जो अपना थिकनेस है 12 सेंटीमीटर। इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो यहाँ पे इसका थिकनेस कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब वस्तु को कितना दूरी पर रखा गया? 18 सेंटीमीटर। और इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे इस सिल्वर्ड, ये जो यहाँ पर लिखा गया है सिल्वर्ड
सरफेस से सिल्वर्ड सरफेस के पीछे 22 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बनता है। कैसे बनता है उसको यहाँ देखें। वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से किरण सीधे जाएगी बिना डेविएशन का, तो इस पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी, फिर इसी पर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या समझे? वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से किरण सीधे नॉर्मली इस पर इंसिडेंट होती है, तो फिर इसी पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी रिफ्लेक्टेड रे को अगर पीछे आप बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, तो इधर कहीं आप देखिए इस तरह से डॉटेड, अर्थात रिफ्लेक्टेड रे इधर गया, उसको हम लोग पीछे बढ़ाया। दूसरी लाइट रे यहाँ से इस पर इंसिडेंट कराते हैं, यहाँ पर देखिए दूसरी लाइट रे यहाँ से इस पर इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होगी यहाँ पर प्रकाश किरण। तो अगर आप नॉर्मल यहाँ ड्रॉप करें, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या होगा, आई। और रियर से जब डेंसर जाती है प्रकाश किरण, तो नॉर्मल को बैंड करती है, यानी इस तरह से इसका ये आई हो गया, ये आर हो गया। अर्थात ये जो है यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, ये आई हो गया, आर। और फिर यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, अर्थात इस सरफेस के द्वारा, यानी यहाँ से अगर इस स्लैब के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, स्लैब के अंदर यदि रे इंटर किया, तो रे इंटर किया, यहाँ से रिफ्रैक्ट हुआ, तो इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, ये देखिए, यानी पीछे बढ़ाते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ इमेज फॉर्म करता है, यहाँ इमेज क्या फॉर्म करता है, आई। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट ये एयर से निकलकर इस मीडियम में आता है, यहाँ पर डेंसर मीडियम में, तो रिफ्रैक्शन के बाद अगर लाइट रे को पीछे बढ़ाया जाए, तो इसमें से देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। अर्थात इसको मान लेते हैं कि ओ डैश पर दिखेगा, ओ वाला ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, ओ डैश पर दिखेगा। इसके अंदर से अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इस मटेरियल से, इसके अंदर से इस ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो इतना ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर जाता है, इतना डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट शिफ्ट कर जाता है ओ डैश पे। तो इसको हम लोग क्या मान लें, डेल्टा एक्स, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। डेल्टा एक्स क्या हो गया, वस्तु की स्थिति में शिफ्ट हो गया, यहाँ था यहाँ पहुंच गया, काल्पनिक रूप से। अब जो ये जो रे आप देख रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे, इस पर इंसिडेंट होती है, तो यहाँ अगर आप नॉर्मल खींचते हैं, यहाँ पर नॉर्मल अगर आप खींचते हैं, तो ये एंगल क्या होगा, आई। तो लाइट रे, ये तो सिल्वर्ड सरफेस है, लाइट रे इस पर जितना एंगल पर इंसिडेंट होती है, उतना ही एंगल पर क्या हो जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इतना ही एंगल पर लाइट रे यहाँ से जो इंसिडेंट किया है, उतना ही एंगल पर लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल आर हो जाएगा, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आई और ये एंगल आर। और इसी रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, तो यहाँ फाइनल इमेज यहाँ पर बन रहा है। जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस सिल्वर्ड फेस से 22 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज क्या हो रहा है, बन रहा है। अर्थात यही हो गया 22 सेंटीमीटर, ये 22 सेंटीमीटर फ्रॉम द सिल्वर्ड फेस। तो फिर क्या होगा, अब आप देखिए, अब इस सरफेस से यहाँ तक 22 सेंटीमीटर हो गया, और इससे इतना जो स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस स्लैब के कारण इस ऑब्जेक्ट का शिफ्टिंग कहाँ पर हो गया,
ओ डैश पर हो गया, अर्थात इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ओ डैश। इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, ओ डैश, और इस मिरर के लिए इमेज का काम कौन कर रहा है, आई। अर्थात इस मिरर के लिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाता है, और यहां से यहां तक ये क्या हो जाता है, इमेज डिस्टेंस हो जाता है। ये इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस हो जाता है यहां से यहां। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस। फिर ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस 18। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस 18 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस कितना, 22 सेंटीमीटर। तो एक मिरर के लिए क्या होता है, एक मिरर के लिए इमेज डिस्टेंस जितना, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना दूर आगे होता है, इमेज डिस्टेंस उतना ही दूर पीछे होता है। अर्थात इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बात समझ में आया? आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 12 सेंटीमीटर आप क्यों नहीं लिए, यहां से यहां तक आपको आ रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डेल्टा एक्स प्लस 18 हो गया। अरे तो 12 सेंटीमीटर इतना थिकनेस के कारण ही तो ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट किया है, किधर शिफ्ट किया है, डेल्टा एक्स शिफ्ट किया है, यानी 12 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, इस कारण ये ऑब्जेक्ट आपको आगे की ओर शिफ्ट किया है। अदरवाइज थिकनेस नहीं रहता तो शिफ्ट नहीं करता, तो शिफ्ट नहीं करता तो फिर ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर होता उतना ही दूरी पर इमेज होता। इसलिए दिमाग में आपको नहीं चलना चाहिए कि 12 सेंटीमीटर आप क्यों नहीं लिए। 12 सेंटीमीटर हम तो ले चुके इस शिफ्ट में, यहाँ जो शिफ्ट दिखाया गया है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देखिए, डेल्टा एक्स यहाँ बनाते हैं प्लस 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, अर्थात ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस कर दीजिए। किसके लिए, इस मिरर के लिए। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इसको जाकर सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इस डेल्टा एक्स के बदले क्या लिखेंगे, तो डेल्टा एक्स के बदले शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा म्यू इंटू टी होता है, अर्थात डेल्टा एक्स का मान कितना है, 4। तो 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा म्यू इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पर 4 बटा 12 इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा म्यू, हमको निकालना क्या है, म्यू निकालना है। ये 1/3 इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा म्यू, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/म्यू यहाँ पर निकालिए, इधर कीजिए 1/म्यू इज इक्वल टू 1/म्यू, यहाँ से अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, ये सब निकाल लीजिए, 1/म्यू, 1/म्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अब इसमें 1/म्यू, 1/म्यू की बात करें अगर, 1/म्यू यहाँ पर, तो 1/म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, अर्थात 2/3 कितना आएगा। तो यहाँ से आप अगर निकाल लेते हैं, यहाँ से आप म्यू निकालते हैं, अगर यहाँ निकाल देते हैं तो 1/3 और 1/3, 1/म्यू इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाइए, माइनस 1/3, यानी ये हो जाएगा 2/3, 1 बटा म्यू, इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे तो 3/2, ये रहा आंसर। ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 21। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रिज्म में आपको बताया भी गया था। प्रिज्म में बहुत सारा इतना अच्छा से थ्योरी दिया गया है, उस थ्योरी को पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता है।
तो हम इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होगा 21। 21 में क्वेश्चन पेज नंबर 296 एम करीम आप देख रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। करीम का पेज नंबर 296 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रिज्म का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेविएशन इफ द प्रिज्म इन द अबव क्वेश्चन इज डिप्ड इन वाटर। और इसको हमने क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन बना के उसमें सेंड किया था। सपोज करते हैं कि ये प्रिज्म है, ये इसका प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल इसका ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये कहा जा रहा है कि इसका डेविएशन, कैलकुलेट द डेविएशन ऑफ द प्रिज्म इन द अबव क्वेश्चंस, एंगल ऑफ ए थिन प्रिज्म। यहाँ ए का जो वैल्यू है बहुत छोटा एंगल है। छोटा एंगल कितना है? 5 डिग्री। इसका मतलब है थिन प्रिज्म हो गया, और थिन प्रिज्म है तो इसके लिए डेविएशन निकालना है, डेल्टा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा हो तो किस फॉर्मूला को लगाएंगे? वी नो, हम लोग इस फॉर्मूला को लगाएंगे, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू बी। म्यू माइनस 1 इंटू बी। ध्यान दीजिए, इस प्रिज्म को, ये ग्लास का बना होता है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया, अर्थात प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रिज्म को कहाँ डुबाया गया है? प्रिज्म को डुबाया गया है ए बराबर 5 डिग्री जो दिया है एंगल ऑफ प्रिज्म, आपको 20 नंबर में दिया है, क्योंकि 20 नंबर का हेल्प लेना है 21 नंबर में इन द अबव प्रॉब्लम का मतलब ऊपर का क्वेश्चन से हेल्प लीजिए। और रिफ्रैक्टिव द रे द डेविएशन ऑफ रे उसमें दिया हुआ 2.5, इसको कहाँ डिप किया गया है? तो एयर में, इसको एयर में डिप किया गया है, इसको और इस प्रिज्म को, सॉरी वाटर में, वाटर में, ये वाटर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया होगा। तो यहाँ जो आप म्यू लेंगे, ए का वैल्यू 5 डिग्री, अब म्यू का जो वैल्यू लेंगे यहाँ पर, वेयर म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्योंकि ये म्यू जो है किससे मिला है? म्यू टू बाई म्यू वन। आप थ्योरी जब देखिएगा पीछे तो उस पर आपको मिलेगा म्यू इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। म्यू टू का मतलब इस ग्लास का, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू वन का मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ तो बाहर सराउंडिंग प्रिज्म के बाहर तो एयर तो नहीं है, क्या है? वाटर है, इसलिए यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और म्यू टू इस ग्लास अर्थात प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो यहाँ पर अगर आप निकालना चाहें डेल्टा इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू अगर पुट करना चाहते हैं, ये देखिए म्यू का वैल्यू, म्यू का वैल्यू कितना आएगा? ये म्यू का वैल्यू ये मिलेगा कितना? म्यू जी। म्यू जी का वैल्यू मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू माइनस 1 इंटू डी। अब इसको रखिए, वैल्यू को सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू जी, जी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाई 4/3 अर्थात वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म 5 डिग्री, 5 डिग्री होगा। तो ये 9/8 माइनस 1 इंटू 5 डिग्री, ये 1/8 इंटू 5 डिग्री। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो डेविएशन कितना आना चाहिए? आप देख लीजिए, ये 5/8 0 पॉइंट, तो ये 50 आएगा, 8/45 6 टू 5 कितना डिग्री आएगा डेविएशन?
इतना डेविएशन हो जाएगा इस प्रिज्म के द्वारा, रे का डेविएशन, यहाँ से लाइट रे इसमें अगर इंसिडेंट होता है, ये नॉर्मल है, इस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्ट होता है, फिर इस तरह से इसका ये आई आर, फिर आई डैश, ये R1 होता है, ये R2 होता है, ये आई होता है, आई डैश होता है, इसको आगे बढ़ाइए, इसको पीछे बढ़ाइए, तो यही डेविएशन होता है। तो यही डेविएशन आपका 0.625 डिग्री होता है, इतना आंसर होता है। तो बस अंतर यहीं पर है इसका। अगला क्वेश्चन 22। तो 22 में बस केवल हम समझा देते हैं कि 22 में क्या दिक्कत है। ये 22 में कोई प्रॉब्लम नहीं है खास, इसमें ये है कि लाइट रे सिमेट्रिकली पास कर रहा है, लाइट रे सिमेट्रिकली क्या कर रहा है, पास कर रहा है। कैसे सिमेट्रिकली पास कर रहा है? तो ये बताया गया था, लाइट रे इंसिडेंट करता है, इक्विलैटरल प्रिज्म दिया गया है। तो इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब समबाहु प्रिज्म है, समबाहु प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा। और ये जो रे है पासेस सिमेट्रिकली, मतलब मिनिमम डेविएशन से सफ़र करने वाला है, लाइट रे सिमेट्रिकली पास करता है। थ्योरी अब जब आप पढ़ते हैं पीछे, तो उस थ्योरी को देखिएगा तो इसमें आपको प्राप्त होगा, सिमेट्रिकली पास करता है लाइट रे। कैलकुलेट डेविएशन ऑफ द रे, यानी ये 22 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर अगर प्रिज्म बनाते हैं आप, ये प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल यहाँ पर ए है, ए इक्वल टू कितना दिया गया है, 60 डिग्री, ए 60 डिग्री है। फिर यहाँ पे लाइट रे से इंसिडेंट होता है, तो फिर ये एंगल आई, और फिर इस तरह से रिफ्रैक्शन, ये R1, ये R2, R1 R2 होता है, और ये एंगल आई डैश हो जाता है। तो फिर आगे देखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये रे हो गया, और फिर यहाँ पर इस रे को आगे अगर हम बढ़ाते हैं ऐसे, और फिर इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं, और फिर रिफ्लेक्ट इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाते हैं, तो यह एंगल क्या होगा, डेल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लाइट रे सिमेट्रिकली पास करता है, और सिमेट्रिकली पासिंग ऑफ रे I is equal to I dash, I is equal to I dash, I is equal to I dash होता है, तो डेल का मान क्या होता है, मिनिमम होता है। तो I is equal to I dash and R1 is equal to R2, और डेल्टा का वैल्यू मिनिमम डेविएशन होता है। थ्योरी आप पढ़िएगा, आप लोग इसमें फिर से पढ़कर इसको समझिए। आई और आई डैश होगा, अर्थात लाइट रे सिमेट्रिकली पास करता है, और सिमेट्रिकली पासिंग ऑफ रे थ्रो प्रिज्म, यहाँ पर लिख सकते हैं थ्रो प्रिज्म, तो यहाँ लिख सकते हैं देन ये होता है। जब ये होता है तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि डेविएशन आप निकालिए, अर्थात आप जो डेविएशन निकालेंगे वो मिनिमम डेविएशन होगा। डेल इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, आई प्लस आई डैश, आई का वैल्यू अर्थात आई प्लस आई माइनस ए, तो कितना होगा, डेल इक्वल टू 2i माइनस ए।
कितना एंगल पर इंसिडेंट करता है, तो आई यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया है जी, ये 35 डिग्री दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल कितना 35, अर्थात 2 × 35 डिग्री माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री, ये कितना आ गया 70 - 60 = 10 डिग्री। अर्थात इसका आंसर कितना हो जाता है 10 डिग्री। देख लीजिए डेल्टा = यहाँ पर 10 डिग्री, इसको भी लिख सकते हैं, यही आंसर हो जाता है। अर्थात इसमें 10 डिग्री का डेविएशन होता है। 22 नंबर क्वेश्चन ये है, इसका भी थ्योरी बताया जा चुका है। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। 9 हो गया, 21 हो गया, 22, अब चलते हैं 26। 26 में आप अगर देखते हैं उसको समझिए। 26 में क्वेश्चन क्या कहता है, ये reapplied is incident normally on an equilateral prism of refractive index 3/2, calculate deviation of the ray। 26 क्वेश्चन नंबर 26 होगा। ये प्रिज्म है, एक प्रिज्म ले लीजिए, ये प्रिज्म हो गया, और इस प्रिज्म में ये कौन प्रिज्म है, ये भी कह रहा है कि इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो ए का एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा 60 डिग्री होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म का म्यू दिया हुआ, 3/2 दिया हुआ। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, अर्थात ये जो नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस पर लाइट रे किस तरह से इंसिडेंट करेगा जी, कि नॉर्मली होगा, अर्थात लाइट रे इस सरफेस पर ग्रेज करते हुए जाएगा, तब ना नॉर्मली होगा। दिस इज द लाइट रे, ये लाइट रे हो गया, इसके साथ एंगल कितना बनाएगा I = 90 डिग्री, और फिर इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर इस सरफेस पर। फिर यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये अगर N1 है, ये N2 होता है, तो ये R1 है, ये कितना होता है R2, और इस तरह से लाइट रे फिर इस यहाँ पर रिफ्रैक्ट होता है, ये I डैश हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है, ये जो रे है नॉर्मली इंसिडेंट करता है प्रिज्म पर, और नॉर्मली इंसिडेंट करता है, तो फिर आपको बताना है कि रे ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नॉर्मली on equilateral prism of refractive index 3/2, calculate the deviation of the ray। रे का डेविएशन यानी डेल्टा कैसे निकालें, तो डेल्टा का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, सिंस डेल्टा = I + I डैश माइनस ए। आई का तो मान 90 है, ए का मान 60, हमको निकालना क्या पड़ेगा आई डैश। आई डैश कैसे निकालेंगे, तो आई डैश कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को डेविएशन निकालना है, ये डेल्टा निकालना है। फॉर्मूला म्यू = sin del minimum + a/2 sin a/2, डेल मिनिमम तो है नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पर आई तो दिया है, ये दिया है, आई डैश आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो सेकेंड सरफेस है, इस पर स्नेल्स लॉ को लगाना पड़ेगा, और स्नेल्स लॉ लगाकर यहाँ पे एक फॉर्मूला ये देखिए इतना है, और यहाँ पर तो आपको ये चाहिए, ये तो है आई डैश चाहिए, ये चाहिए, आई डैश कैसे निकलेगा, यहाँ पर ये देखिए, नाउ अप्लाइंग लिखेंगे सिंस अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एंड सेकेंड सरफेस ऑफ प्रिज्म का सेकेंड सरफेस ये हो गया, तो साइन आई
आई का काम कौन करेगा? R2 साइन R2 बाई साइन I बटा साइन R, साइन I बटा साइन R। तो साइन R2 बाई साइन R1 अर्थात साइन I बटा साइन R, साइन I का मतलब R2 बटा साइन I डैश इज इक्वल टू न्यू टू बाई न्यू वन। अब देखिए साइन I डैश है, यहाँ पे न्यू टू अर्थात न्यू टू का वैल्यू 1 बाई न्यू वन का मान ये हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और साइन यहाँ पर R2 आपको निकालना पड़ेगा, साइन I डैश है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, ये देखिए आपको R2 निकालना होगा। पहले R2 कैसे निकलेगा, यहाँ सिंस A इक्वल टू R1 प्लस R2 हम जानते हैं। सो A का मान कितना है 60 डिग्री, और ये देखिए ये I यदि 90 डिग्री है तो R1 क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है। यहाँ पर I यदि ये 90 डिग्री है तो R1 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है। थ्योरी पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर सिंस I इक्वल टू 90 डिग्री है देन R1 इज इक्वल टू C, और प्रिज्म के लिए, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल का मान कितना होता है 42 डिग्री। इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू हम बताए थे 42 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे 42 डिग्री R2, दैट इज तो R2 इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, R2 इक्वल टू 60 में से 42 घटाएंगे तो R2 का मान कितना होगा, यहाँ देखिए। अब क्या करेंगे, R2 का मान 18 डिग्री होगा। यहीं पर R2 का मान 18 डिग्री पुट करेंगे। यहाँ पर 18 डिग्री R2 इज इक्वल टू 18 डिग्री यहाँ पर है। तो यहाँ R2 का मान 18 डिग्री रखेंगे। यहाँ पर सिंस, अब इसमें मान रखेंगे साइन 18 डिग्री, क्योंकि R2 का मान यहाँ से निकल गया 18 डिग्री, बटा साइन I डैश इक्वल टू 2/3। अब 18 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे 18 डिग्री का मान कितना होता है, इसको निकालने के लिए अगर यहाँ पर ये करें साइन I डैश इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू साइन 18 डिग्री, तो और यहाँ पर साइन I डैश इज इक्वल टू 3 इंटू यानी 3/2 इंटू साइन 18 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, 18 डिग्री का मान कितना होना चाहिए, साइन 15 डिग्री का जो मान होगा उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो साइन 15 डिग्री का मान आप यहाँ